हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर और मैं कोशिश करूंगा ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चला है 2023-24, इसमें जो आपको इनकम हुई है उसके ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है उस पर हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो टैक्स है, जो सरकार के पास टैक्स जाता है, उसके दो तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई सामान लिया, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स न देके जिससे आप सामान ले रहे हैं वो हमारे से टैक्स लेगा, फिर सरकार के एक्सचेकर में या सरकार के खजाने में जमा कराएगा, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो इनकम टैक्स है ये है डायरेक्ट टैक्स। मीन्स अगर जो मेरे पास इनकम हो रही है, कोई एक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा इनकम हो रही है तो मेरे को जो टैक्स कराने की जिम्मेवारी है वो मेरी अपनी है। मीन्स डायरेक्ट हम सरकार के खजाने में पैसा जमा करा रहे हैं टैक्स के रूप में, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो इनकम टैक्स है ये हुआ हमारा डायरेक्ट टैक्स। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, उससे पहले पहले फरवरी महीने में आपको अपनी प्रोस्पेक्टिव जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितने आपको इस साल में इनकम हुई, उसमें से कितना टैक्स बन रहा है। और ये मैंडेटरी है कि आप अगर सैलरीड हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, तो मीन्स आपकी हर महीने की सैलरी से जो एक टैक्स है वो कटता रहना चाहिए। ये डीडीओ की भी जिम्मेवारी फिक्स की गई है। तो हमें फरवरी महीने तक जो है वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करके कि कितना मेरा टैक्स बन रहा है और कितना पैसा हमने जमा करा दिया है, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अपने डीडीओ के पास, और डीडीओ जो है इस कैलकुलेशन को अपने जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी है उसमें जमा करानी पड़ती है, तभी मार्च महीने की आपकी सैलरी जो है वो बन पाती है। तो अगर आप कर्मचारी हैं या फिर आप पेंशनर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, एक जो वैसे तो 7 तरह की एसएससी हैं। एसएससी वो हैं जिनकी हमने मीन्स जिनकी जिम्मेवारी है टैक्स जमा कराने की। तो हम यहाँ पे एक ही एसएससी की बात करेंगे कि आप है पर्सन, मीन्स आप कर्मचारी हैं, तो कैसे आपकी इनकम होगी, कहाँ कहाँ से इनकम होगी। तो देखिए, इनकम की जो अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको इनकम हो सकती है सैलरी से, नंबर एक। दूसरी, आपको इनकम सैलरी के साथ साथ जरूरी नहीं कि सैलरी से ही इनकम हो। अगर मान लीजिए आपका अपना मकान है, आपने किराए पे दे रखा है, तो जो इनकम हो रही है उस किराए से, उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसको सैलरी के हेड में ना डाल के उसे हमें लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। है तीसरी तरह की जो इनकम होती है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। मींस आपका कोई बिजनेस चल रहा है या कोई आप साथ में कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां से इनकम हो रही है, तो वो जो इनकम होगी वो आपकी होगी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। चौथी तरह की जो आपकी इनकम हो सकती है वो होती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई प्लॉट था या कोई बिल्डिंग थी जिसको आपने बेचा, उसमें से जो कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट होगा उसका भी हालांकि एक अलग फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट करना कि गेन कितनी हुई। जो आपको गेन होगी वहां से उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। और ये जो 4 हेड हो गए, अगर मान लीजिए इससे अतिरिक्त कोई आपको इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई इंटरेस्ट से हो रही है, डिविडेंड से हो रही है, और आपने सेविंग अकाउंट खोला था वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है, एफडीआर कराई थी वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, उसे हम डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सिर्फ 5 ही हेड हैं जिनके तहत जो है वो इनकम टैक्स में इनकम जो है वो अलग अलग हेड में डाली जाती है, और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिस हेड से इनकम आ रही है उसी हेड में हम लोगों को डालनी पड़ती है जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला बताने से पहले मुझे इतना जरूर बात कर लेनी चाहिए कि एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है कि जिस भी साल फाइनेंशियल, देखिए कब से शुरू होता है, टेक्निकल टर्म है, मीन्स 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च तक जो है वो क्लोज हो जाता है। पूरा 12 मंथ होते हैं, पर अप्रैल महीने से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो हर साल ये बदलता है। तो आज की अगर हम बात करें इस ईयर में, तो 2023 से लेकर मीन्स 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो इनकम होगी उसे बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर की इनकम। तो अभी जो ये जो हमारा फाइनेंशियल चल रहा है वो है 2023-24, और ये जो 2023-24 में जो हमें इनकम हो रही है इसका हमें टैक्स जमा कराना पड़ता है, और इसकी प्रॉपर्ली आईटीआर आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, और ये जाती है जून या जुलाई महीने के अंत तक। पूरी हमें कैलकुलेशन शीट कैलकुलेट करके देनी पड़ती है, और ये
ड्यूटी है जो भी हम अपने आप की, हमें गवर्नमेंट को सारा बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से मेरे को इनकम आई और कहाँ कहाँ से जो मेरे कितना इसमें से जो है वो टैक्स बन रहा है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। तो उसके साथ साथ होती है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मींस ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपने इनकम करी उसकी आप असेसमेंट कब करोगे, वो करेंगे अगले साल। अगले साल मींस देखिए जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 2023-24 है, तो जो फाइनेंशियल ईयर के जो नेक्स्ट ईयर होता है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए 31 मार्च 2024 तक जो आपको इनकम होगी उसको आपने अगले जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 2024-25 उस ईयर में आपने असेसमेंट करनी है, इसलिए उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो आज की डेट में देखिए आपने अगर कैलकुलेशन करनी है तो असेसमेंट ईयर आपका होगा 2024-25 और फाइनेंशियल ईयर होगा 2023-24 जिसमें आपको इनकम प्राप्त हो रही है। तो इनकम, आप ये दो चीज़ समझ गए हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। और अब हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला जो अगर मैं बात करूं 2020 से पहले सिर्फ एक ही तरीका था हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का, बट श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट सत्र चल रहा था हमारा 2020 में, तो उसमें इन्होंने बोला कि इसको थोड़ा शॉर्टकट किया जाए, क्योंकि ये जो ओल्ड रिजीम था इसमें बहुत कैलकुलेशंस होती थी। पहले हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती थी, उसमें कुछ डिडक्शंस होती थी, कुछ एग्जम्पशंस होती थी, तो ये बड़ा लेंथी कैलकुलेशन था। इन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया था कि जो भी आपकी टोटल इनकम बन रही है उन्होंने कुछ कर सकते थे। इसको सिंपल बनाने के लिए इन्होंने न्यू टैक्स रजीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था 2020 में। और पहले तो ये न्यू टैक्स रजीम जब 2020 में किया था तब तो ये था ऑप्शनल और ओल्ड टी या जो डिफ़ॉल्ट, बट अब ये जो 2023-24 जो चला है हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसमें न्यू टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट है। मींस आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो कैलकुलेशन होगी वो न्यू टैक्स रजीम में होगी, और अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में पुराने तरीके से कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो आपको ऑप्शन वहाँ पे जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रजीम में जो वो कैलकुलेशन की जाए। तो ये जो दो तरीके मैंने बताए आपको, ओल्ड टैक्स रजीम, न्यू टैक्स रजीम, इसमें हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही तरीकों से मैं आपको कैसे आपकी इनकम की जो टैक्स कैलकुलेट किया जाए और कौन सा तरीका, आप कौन सा जो मेथड है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा उस पर भी हम कोशिश करेंगे। और एग्जांपल लेके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ओल्ड टैक्स रजीम आपको अच्छा रहेगा या न्यू टैक्स रजीम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि आपके पास जो इनकम है उसे आपको बोलते हैं एसएससी। एसएससी 7 तरह के होते हैं। ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर अपलोड कर रखी है इनकम टैक्स पे, तो आपने वहाँ पे सर्च करना इनकम टैक्स कैलकुलेशन बाय संख्यान, आपको डिटेल में 2-3 वीडियो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड वहाँ पे मिल जाएगी। बट हम यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी अगर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा एसएससी। तो एसएससी में कौन आते हैं? जो सैलरीड पर्सन है, जिनको सैलरी मिल रही है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है। अब अगर आपको इनकम सैलरी से हो रही है तो तब भी आपको एसएससी बोला जाएगा। अगर आप पेंशनर हैं तब भी आपको एसएससी इनकम टैक्स की डेफिनेशन में बोला जाएगा। इसमें देखिए मैं पहले आपसे बात कर दी है कि दो तरह की हमारे पास टैक्स कैलकुलेट करने के तरीके हैं। एक है ओल्ड टैक्स रजीम या न्यू टैक्स रजीम। ये जो न्यू टैक्स रजीम है ये अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है 2020 में। तो आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रजीम में कैलकुलेशन कर सकते हैं या न्यू टैक्स रजीम। कुछ चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट मीन्स जो न्यू टैक्स रजीम है उसको, बाकी तो सब ठीक है, यहाँ पे सिंपलीफाई कर दिया कि कैसे इसको कितने आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो आपको ओल्ड रजीम में ATC में 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती थी, ATD में मिलती थी, TTA, TTA B और HRA में जो एग्जम्पशन या डिडक्शन मिलती थी वो न्यू टैक्स रजीम में वो ख़त्म कर दी गई है। मानिए कि ये जो आप न्यू टैक्स रजीम है इसमें जो जनरली जो डिडक्शन एग्जम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं।
और सिर्फ इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो न्यू टैक्स रिजीम में जो एम्प्लॉयर से, मान लीजिए आप एनपीएस कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयर शेयर है एटीसीसी D2 में 14% जो गवर्नमेंट दे रही है वो जो वो एग्जम्प्टेड है यहाँ पे। फिर ATCC H2 ये होता है कि अग्निपथ स्कीम अब नहीं चली है, उसमें जो सरकार आपका शेयर दे रही है इसके लिए, तो वो भी यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्प्टेड है। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, मीन जो पुराना तरीका था जिसके हिसाब से हम पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करते थे। तो देखिए ये जो है आज की डेट में मैंने बता दिया, देखो दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो फाइनेंशियल ईयर के रेट है ये है 2023-24 और असेसमेंट ईयर इसको बोलेंगे 2024-25। तो आज के जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो रेट है, अगर आपकी उम्र जो आयु है आपकी 59 ईयर से कम है, मीन्स आप सीनियर सिटीजन नहीं है या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपके लिए जो टैक्स के स्लैब है पुराने जो एक तरीका था टैक्स कैलकुलेट करने का या ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसके लिए कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख रुपए तक है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्लैब में वो है 5%। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी 5 लाख तक टैक्स बन रहा है तो उसमें भी आपको जो है वो 12,500 रुपये की टैक्स में इन्होंने रिबेट दे रखी है। तो फिर टेक्निकली ओल्ड रिजीम में भी 5 लाख रुपये तक जो है आपको टैक्स नहीं लगता। फिर अगर आप 5 लाख से ज़्यादा इनकम है और 10 लाख रुपए तक है तो फिर आपको जो है 20% इंटरेस्ट रहता है। और अगर 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है पूरे साल की तो फिर आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 30%। तो ये था जो जो सीनियर नहीं थे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपकी एज है, आप रिटायरी हैं और आपकी एज है 60 साल से लेकर 79 ईयर तक, इन्हें बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन में बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो 2.5 लाख रुपये तक था अब इसको इन्होंने बढ़ा दिया है, मीन्स 3 लाख रुपये तक अगर आपकी पेंशन मिल रही है या इनकम आ रही है आपके पास तो उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक 5% है, फिर वही 5 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख तक है तो 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30% जो टैक्स रहेगा। अगर आप सुपर सीनियर हैं, मींस 80 साल से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा पुराने टैक्स रिजीम में, और 5 से 10 तक 20% और उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% जो है वो टैक्स रेट आपको लगने वाला है। तो के साथ साथ जो आपका टैक्स कैलकुलेट होता है उसमें आपको 4% जो है वो सेस देना पड़ता है। ये 4% सेस जो है वो 2% आपका हेल्थ सेस है और 2% जो आपका एजुकेशन सेस है। मींस आपका मान लीजिए 50,000 अगर आपकी टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स बना तो उसके ऊपर आपको 4% जो है वो आपको सेस के रूप में एक्स्ट्रा, मींस फिर आपको जो है वो 50,000 के ऊपर 4% और टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सेस। अगर मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है, तब आपको एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा। उसके रेट्स ये हैं, अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है तो 10%, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है तो 15%, उसके बाद 25% और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 70% आपको एडिशनल सरचार्ज जो वो देना पड़ेगा। और ये तो था ओल्ड टैक्स रिजीम। मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है मैं कोशिश करूंगा एक कैलकुलेटर देने की, उसको भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे जो वो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। मेरा जो आज स्पेसिफिकली फोकस रहने वाला है कि न्यू टैक्स रिजीम में जो नई सेक्शन फरवरी 2020 से 115 BAC इंट्रोड्यूस हुई है इनकम टैक्स में, इसमें जो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपकी 10 लाख तक अगर इनकम है तो आपके लिए देखिए एक डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है और कई एग्जम्पशन डिडक्शन कितनी मिल रही है, पर जनरली अगर आपकी 10 लाख तक अगर इनकम है तो इसमें क्या रहता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है।
तो अगर मैं न्यू टैक्स रजीम की बात करूं तो देखिए ये हर साल ये जो टैक्स के स्लैब रेट हैं ये हर साल जब भी बजट सेशन चलता है उस टाइम ये चेंज होता रहता है। तो ये जो 22-23 में कुछ और थे, अभी चला है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, तो इसमें जो टैक्स रेट है न्यू टैक्स रजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम है 6 लाख तो 3 लाख तक तो नहीं लगेगा, ये जो लगेगा 5% ये 6 लाख पे ना लग के, क्योंकि 3 लाख तक तो कुछ नहीं है। तो फिर हम देखेंगे 3 लाख से ज़्यादा कितनी इनकम है तो उसमें 5% होगा। अगर फिर 6 लाख से मान लीजिए आपकी इनकम ज़्यादा है तो पहले हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे, फिर देखेंगे 6 लाख से ऊपर कितना है तो उसके ऊपर 10% लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 9 लाख से ऊपर है तो 9 लाख तक तो लग जाएगा 10%। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि कितनी ऊपर है, उसके ऊपर जो अमाउंट है उस पर लगाएंगे हम 15%। ये मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ओल्ड टैक्स रजीम में आपको सेस लगा था, मान लीजिए यहाँ पे आपका 50,000 जो है वो टैक्स बन जाता है, तो उसके ऊपर 4% 2% आपको एजुकेशन सेस और 2% आपको हेल्थ सेस जो है वो जो वो जमा कराना पड़ता है। और सरचार्ज जो मैंने वहाँ पे बताए थे थोड़े रेट चेंज हैं। मीन्स अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम है तो 10% आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% जो वो सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25% जो आपको सरचार्ज जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एग्जम्पशन एंड डिडक्शन की तो देखिए इनकम टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड टैक्स रजीम में तो आपको पता है कि जितनी हमारी सेविंग्स होती थी उसमें हमें कुछ रिबेट मिलती थी, कुछ एग्जम्पशंस कुछ डिडक्शंस मिलती थी। एज सच ये जो एग्जम्पशन डिडक्शंस हैं ये न्यू टैक्स रजीम में ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप ओल्ड टैक्स रजीम चुनिए चाहे न्यू टैक्स रजीम चुनिए, दोनों में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम है और आपकी सेविंग कोई नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रजीम जो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलती है, वो 50,000 है, ये पहले भी मिलती थी ओल्ड टैक्स रजीम में, अब इसको न्यू टैक्स रजीम में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। आपकी अगर 12,50,000 रुपये इनकम है तो 50,000 उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, चाहे आप टैक्स नए सिस्टम से कैलकुलेट करें या ओल्ड टैक्स रजीम से। फिर HRA, देखिए HRA की एग्जम्पशन यहाँ पे ओल्ड टैक्स रजीम में मिलती थी, न्यू टैक्स रजीम में HRA की जो वो एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती है। इसी तरह ये मैं आपको बता दूँ, जहाँ जहाँ मैंने रेड किया है मीन्स ये एग्जम्पशंस या डिडक्शंस न्यू टैक्स रजीम में है। अदरवाइज न्यू टैक्स रजीम में जहाँ क्रॉस है मीन्स वो उस तरह की जो डिडक्शन है या एग्जम्पशन है वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सो दैट कि आपको पता चल सके कि न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम में कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शन आपको मिलने वाली है। जनरली मैं एक थंब रूल बताऊं, जो आपको ओल्ड टैक्स रजीम में 80C में 1.5 लाख रुपए की मिलती थी, 80D में आपको लगभग 50,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाती थी, 80TT में जो सीनियर सिटीजन को छोड़ के उनको 10,000 सेविंग के इंटरेस्ट था उस पर मिल जाती थी, 80TTB में सीनियर सिटीजन को 50,000 तक मिल जाती थी, HRA में एग्जम्पशन थी, उसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। ये सारी जो आपको एग्जम्पशन डिडक्शंस थी ये जो है वो न्यू टैक्स रजीम में नहीं है। अगर मैं बात करूं आपने लोन ले रखा है हाउस लोन मकान बनाने के लिए, और अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है मींस अपने आप ही उसमें रह रहे हैं, तब उस पर आपको लोन का जो इंटरेस्ट था मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आपको उसमें जो थी वो एग्जम्पशन मिल जाती थी अंडर सेक्शन 24B में। बट ये जो न्यू टैक्स रजीम है इसमें अगर आपने मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है और आप लोन ले रखा है तो उसमें रिबेट आपको जो एग्जम्पशन डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। और जो आपको यहाँ पे मेनली जो मिलने वाली है एग्जम्पशन डिडक्शन जो न्यू टैक्स रजीम है, देखिए 80CC-D2 मीन्स जो आप NPS कर्मचारी हैं और आपको एम्प्लॉयर शेयर ने मीन्स एम्प्लॉयर ने अपना शेयर 14% जो है वो जमा कराया NPS कंट्रीब्यूशन के रूप में, वो डिडक्शन जो है वो आपको न्यू टैक्स रजीम में भी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निपथ स्कीम नहीं चली है, ये है सैनिकों के लिए, तो उसके लिए जो अगर सरकार जो पैसा दे रही है 80CC-H2 में तो उसकी भी आपको जो है वो एग्जम्पशन जो वो न्यू टैक्स रजीम में मिल जाएगी। तो
अगर आपने मकान अपने लिए ना लेके मकान के लिए लोन लिया है, बट आपने उसको किराए पे दिया है या सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो उस स्थिति में आपको जो है वो यहाँ पे इनकम जो इंटरेस्ट है उसमें रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि कोई कर्मचारी है या कोई रिटायरी है जिनकी पेंशन कितनी है, वो है 45,800 पर मंथ, और तो ये बन जाती है 5,49,600 पूरे साल की, एक साल की। ये कौन सा साल होगा? देखिए ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की ये टोटल इनकम है। इनकम कहाँ से है? ये सैलरी से हो सकती है या पेंशन से हो सकती है। तो कर्मचारी को आपको पता है 34% यहाँ हिमाचल प्रदेश में डीए मिल रहा है, तो डीए भी इसमें ऐड हो जाएगा। और इसके साथ मिला है HRA 900 रुपये पर मंथ, तो ये बन जाता है 10,800 जो है वो HRA बन गया है। और इंटरेस्ट जो वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई भी इंटरेस्ट की सेविंग पे इंटरेस्ट नहीं मिला है। 80C में जो सेविंग कर्मचारी ने कर रखी है वो है 1.5 लाख रुपया, और जो लोन ले रखा है अपने मकान बनाने के लिए वो है 2 लाख रुपया इंटरेस्ट की रिपेमेंट करिए। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये भी इनकम है 5,49,600, ये जो डीए है ये भी इनकम है, HRA ये भी सैलरी का पार्ट है। और अगर मान लीजिए इंटरेस्ट आया होता तो वो आना था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो वो भी आना था। तो ये सारे हमने इनको कर देना था ऐड, और ये कर दिया। पहले देखिए मैं आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में और असेसमेंट ईयर 2024-25 का जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट हैं वो ये हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसान रह जाए। तो टोटल जो आपकी सैलरी बनी, सैलरी मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो बनेगी आपकी जो बेसिक पे मिल रही है, डीए भी उसमें सैलरी में आ जाता है, जो HRA मिला है वो भी सैलरी में आपका आ जाता है। अगर आपको CA मिला है तो वो भी आपका सैलरी के कंपोनेंट में आपका ऐड हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो सैलरी में डाल के वो डालना पड़ेगा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये देखिए आपकी जो टोटल सैलरी बन गई है वो है 7,47,264। तो इसमें से जो सेक्शन 16 है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, चाहे आप न्यू टैक्स रजीम से कैलकुलेट करो चाहे ओल्ड टैक्स रजीम से कैलकुलेट करो। तो ये 50,000 हो गया माइनस, तो अब बच गया 6,97,264। तो इसके ऊपर हमें देना पड़ेगा टैक्स। अब आपको पता है कि इसमें रिवेट या एग्जम्पशन डिडक्शन, रिवेट के सिवाय कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शन इसमें जनरली नहीं है। अगर NPS कर्मचारी है तो उसके लिए मैंने बताया जो एम्प्लॉयर शेयर है वो हो जाना था, या अग्नि पथ जो स्कीम है उसके तहत जो कंट्रीब्यूशन दिया सरकार ने वो माइनस होना था। बाकी जनरली यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा एक्सेप्ट दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो ये जो अब टैक्सेबल इनकम बन गई है वो बन गई है 6,97,264 रुपया। तो अब इसको एक कैलकुलेशन करने का एक सिंपल सा तरीका है। पहले आप ऐसे लिखेंगे कि 3 लाख रुपये तक तो आपको पता है कोई भी टैक्स नहीं है, तो 3 लाख रुपये तक जो टैक्स हुआ वो निल। फिर 3 लाख से 6 लाख तक ये टोटल अमाउंट बनता है 3 लाख। तो 3 लाख पे अब जो इंटरेस्ट है वो लगाएंगे हम, जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 5%। तो 5% मीन्स 3 लाख का 5% मीन्स 15,000 रुपया टैक्स और बन जाएगा। फिर 6 लाख अब कितनी बनती है, ये बन रही है जो टैक्सेबल इनकम है वो है 6,97,264 रुपये। तो 6 लाख तक तो हमने ये 2 टैक्स अलग अलग स्लैब में कैलकुलेशन कर दी है। अब बचा है सिर्फ 97,264 रुपया। तो इसके ऊपर लगाएंगे 10% जो टैक्स है, तो ये बन जाता है 9,726 रुपये और 40 पैसे। तो ये जो तीनों टैक्स हैं इनको हम जोड़ देंगे और ये बन रहा है 24,726 रुपये और 40 पैसे। अब इसमें देखिए आपको पता है कि 24,726 रुपये बना। तो ये जो मैंने पहले बताया कि जो हमारी सेक्शन है 87A उसमें 25,000 रुपया न्यू टैक्स रजीम में हमें रिबेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 रुपया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस क्योंकि 24,726 रुपये हमारे बन रहे हैं, 25,000 रुपये तक मैक्सिमम हमें रिबेट मिल रही है, तो हमें जो टैक्स है वो
कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन और पकड़ता हूँ, ये तो थोड़ा सिंपल था, मैं अब थोड़ा और ज़्यादा सैलरी लेता हूँ। मान लीजिए अब ये जो पेंशनर है या ये जो कोई कर्मचारी है, कर्मचारी चाहे सरकारी हो या किसी कंपनी में लगा है, जो सैलरी है उससे जो इनकम आई है उसको है 74,800 रुपया, मीन्स 74,800। तो ये बन जाती है 12 मंथ की 8,97,600। तो इसमें इसके बाद डीए मिल रहा है, उसके बाद एचआरए मिल रहा है 1,200 रुपया पर मंथ। जो सेविंग हुई है, देखिए एटीटीटीए में सिर्फ एफडीआर से इंटरेस्ट आया है, वो यहाँ पे नहीं आता है। अगर सिर्फ आपको सेविंग पे जो आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे पोस्ट ऑफिस में है चाहे किसी बैंक में है, तो अगर उससे जो सेविंग हो रही है सेविंग अकाउंट से, उसी में ही आपको एटीटीटीए में जो वो डिडक्शन मिलती है। 80C में मीन्स आपने कोई मान लीजिए आपका जीपीएफ कट रहा है या आपका सीपीएफ कट रहा है। सीपीएफ के लिए भी आपको होता है कि ओल्ड टैक्स री में 50,000 की और एडिशनल डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि कर्मचारी ने 1.5 लाख रुपया जो वो सेविंग में एलआईसी या कहीं आपने किसान विकास पत्र ये अलग हैं, या कोई आपने मान लीजिए एलआईसी में पैसा जमा कराया है, जीपीएफ में पैसा जमा कराया है, वो 1.5 लाख रुपया है। और जो लोन ले रखा है उस पर, हाउस लोन जो ले रखा है उस पर 2 पे किया है इस फाइनेंशियल ईयर मीन्स 2023 और 2024 में। तो अब इसके कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जो सैलरी का कंपोनेंट है वो है 8,97,600 रुपया, डीए भी इसमें आ जाएगा। अगर सीए मिला है तो सीए भी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और यहाँ एचआरए मिला है 14,400 रुपया। तो ये तीनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। एटीटीटीए में ये सैलरी में नहीं आएगा, ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट मैंने सारा का सारा यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम सैलरी ये बन जाता है टोटल 12,27,184 रुपये। तो देखिए 12,27,184 ये टोटल मेरी इनकम होगी फ्रॉम सैलरी एंड इंटरेस्ट। तो उसमें मिल जाएगा 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है हमें अंडर सेक्शन 16 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें से 12,27,184 रुपये में से हम 50,000 माइनस कर देंगे, और फिर हमारे पास पैसा बचेगा हमारे पास 11,77,184। तो अब ये जो है इसमें से हमें इसके ऊपर देना पड़ेगा टैक्स। तो अब इसके कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो स्लैब मैंने आपको पहले बताया था। देखिए 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो हम लिखेंगे टैक्स अप टू 3 लाख नील। फिर 3 लाख से 6 लाख तक टोटल ये बनता है 3 लाख रुपया। 6 लाख तक मीन्स 3 तक तो देना नहीं हमने कोई टैक्स, तो अगला जो बचा 3 लाख रुपये बचा, 3 लाख पे हमने 5% कैलकुलेट करना है, ये बनता है 15,000 रुपया। ये 15,000 बन गया टैक्स। अगला स्लैब आता है हमारा 6 लाख से ऊपर और 9 लाख रुपए तक। तो इसके ये फिर 3 लाख बन गया, 6 लाख तक तो हमने टैक्स दे दिया है, अब बच रहा है हमारा 3 लाख और 9 लाख रुपए तक। तो मीन्स 3 लाख का 10% हम फिर कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन गया 30,000। अब 9 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 15%, बट क्योंकि ये 12 लाख से कम है, ये है हमारे पास 11,77,184 रुपये। तो 9 लाख रुपए तक तो हम टैक्स दे चुके हैं, अब बचता है सिर्फ 2,77,184 रुपये, तो इस पे लगाएंगे 15%। तो ये बन जाता है हमारा 41,577 रुपये और 60 पैसे। तो ये जो 3 टैक्स हैं इनको हम जोड़ देंगे, और टोटल जो इस एम्प्लॉइज को या जो पेंशनर है इसको टैक्स देना पड़ेगा 86,577 रुपये और 60 पैसे। ये तो बना सिर्फ टैक्स। आपको होता है टैक्स के बाद देना पड़ता है 4% सेस। ये 4% सेस क्या होता है, 2% होता है हेल्थ सेस और 2% होता है एजुकेशन सेस। तो ये जो 4% हम कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे जो टैक्स बना हमारा टोटल। तो टैक्स बना है 86,577 रुपये और 60 पैसे, इसका हम 4% कैलकुलेट कर देंगे, तो ये बन रहा है 3,463 रुपये और 10 पैसे। तो ये भी हम इस टैक्स में ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 90,040 रुपये और 70 पैसे। तो मीन्स 90,000 और इसको हम 41 रुपये बोल देंगे। तो ये जो वो इस कर्मचारी हैं, अगर पेंशनर हैं, तो इनको टैक्स ये जमा कराना पड़ेगा। और इस तरह की कैलकुलेशन शीट जो है वो आपको फरवरी महीने तक जो है वो अपने डीडीओ या जो आपका ट्रेजरी ऑफिस है
उसमें जमा करानी पड़ेगी, तभी आपकी जो है वो मार्च महीने में सैलरी निकल पाएगी। तो इस तरह हम और कोशिश करेंगे कंपैरिजन करने की कि ओल्ड टैक्स रजीम बढ़िया है या न्यू टैक्स रजीम बढ़िया है। होगा क्या कि ये डेफिनेटली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में तो कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि ये होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। चैनल